चलिए चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि हमने लास्ट क्लास में मूल्य पढ़ा था, उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये मूल्य आखिर आते कहाँ हैं, या एक व्यक्ति के जीवन में इनका विकास कैसे होता है, या मूल्यों का विकास कैसे होता है। आप देखेंगे जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपने माता जी के इंटरेक्शन में आता है। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो बड़ा होता है। तो जब बड़ा होता है तो वो पूरे परिवार के इंटरेक्शन में आता है, माता के साथ फिर पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी, पूरे परिवार के संपर्क में आता है। और परिवार के संपर्क में आने के बाद वो जब और बड़ा होता है तो आता है हमारे इस समाज के संपर्क में। समाज के संपर्क में सभी के साथ आता है। तो जिन जिन लोगों से मिलता है तो निश्चित रूप से उन लोगों के उस पर प्रभाव पड़ते हैं, और उन्हीं प्रभावों से या उसी इंटरेक्शन से उसके मूल्य का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ही आज हम देखेंगे मूल्य निर्माण की प्रक्रिया, या मूल्य कैसे बनता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो मूल्य का विकास या डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो कहां कहां से होता है किसी व्यक्ति के मूल्य का निर्माण? पहला, परिवार से। परिवार के बाद जब वो बड़ा होता है बच्चा, तो कहां जाता है बताइए? स्कूल में। स्कूल यानी कि शिक्षण संस्थान से। शिक्षण संस्थान के बाद उसका इंटरेक्शन होता है या जुड़ाव होता है किससे? हमारे समाज से। स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति एक ह्यूमन बीइंग है, ये कोई रोबोट नहीं है। तो जिससे मिलेगा उसका प्रभाव इस पे पड़ेगा, और उन्हीं प्रभाव में जो गहरा प्रभाव होगा वही क्या है? वैल्यू बनेगा। तो हम देखेंगे कि आखिर एक परिवार का क्या रोल रहता है व्यक्ति के मूल्य विकास में। फिर हम देखेंगे कि शिक्षण संस्थान का क्या प्रभाव रहता है मूल्य निर्माण में। फिर हम देखेंगे समाज का क्या प्रभाव रहता है मूल्य निर्माण में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर परिवार का क्या योगदान रहता है। पहला, परिवार। तो जैसे ये आप हुए, नन्हे मुन्ने बच्चे, और आपके परिवार में कौन कौन है? तो आपके परिवार में जब आप जन्म लेते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन आपका किससे होता है बताइए? माता जी से। माता के बाद आपके परिवार में और कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। पिता के बाद कौन होता है? भाई। भाई के बाद कौन होता है? बहन। बहन के बाद क्या होता है? दादा दादी। और दादा दादी के बाद कौन होता है बताइए? नाना नानी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका पूरा क्या है? परिवार है। अब इस परिवार का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, या आपका मूल्य विकास या मूल्य बनने की प्रक्रिया में, या ये परिवार क्या रोल निभाता है आपके मूल्य निर्माण में? तो कहते हैं एक बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले ही जब वो गर्भ में रहता है अपने माता जी से जुड़ जाता है, और उनके सारे इमोशंस और भावनाओं को एक भावात्मक लगाव हो जाता है, और एक भावना के माध्यम से वो जुड़ जाता है उनसे। तो बचपन में उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहता है? माता जी का रहता है। तो ये माता जी का जैसा भी आचार होगा, जैसा व्यवहार होगा,
इस सब का डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ेगा? इस बच्चे पर पड़ेगा। वो उन सब चीजों को अडॉप्ट करेगा, उन सब चीजों को सीखेगा, और वैसा क्या है बताइए, वो बनेगा या बनना चाहेगा। इस प्रकार से सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे के जन्म से ही परिवार में हम देखें तो माता का रहता है। जैसा वो आचरण और व्यवहार करती हैं वैसा ही वो क्या करेगा बताइए, सीखेगा। और जो मूल्य उनकी माता में होंगे, अगर उनकी माता धार्मिक होंगी, बहुत पूजा पाठ करती होंगी, तो वो बच्चा भी धार्मिक बनेगा, वो भी पूजा पाठ करेगा। यानी इसमें कैसे मूल्य जनरेट होंगे बताइए? धार्मिक मूल्य जनरेट होंगे। अगर वो बहुत ज्यादा सोशल है माता जी, सामाजिक है, तो बच्चे के अंदर भी कैसे मूल्य निर्मित होंगे? सामाजिक मूल्य निर्मित होंगे। ठीक है। इसके बाद पिता का प्रभाव पड़ता है, तो जैसा पिता का व्यवहार होगा या जैसे पिता के एक जेनेटिक लेवल में भी जो उनमें व्यवहारों में एक सेट होगा, वैसा सेट किसका होगा बताइए? इसका होगा। अगर पिता में ईमानदारी का मूल्य बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो मूल्य बच्चे में भी आएगा, और एक बच्चे के लिए उसका पिता एक आइडियल रोल होता है, उसके जैसा वो बनना चाहेगा। तो उसके जैसा बनने के लिए उसके जो रोल होंगे उनको भी वो क्या करेगा? अनुकरण करेगा, या क्या करेगा बताइए? फॉलो करेगा। उसके बाद आते हैं भाई बहन का रोल। तो माता पिता के बाद वो सबसे ज्यादा समय अगर किसी के साथ बिताता है तो ये भाई बहन के साथ बिताता है। तो जैसी वैल्यूज भाई बहन के अंदर होंगी, ऑटोमेटिकली वैसी ही वैल्यूज ये बच्चा सीखेगा या आप सीखेंगे। अगर ये भाई बहन अपने माता पिता का बहुत आदर करते होंगे तो ये बच्चा भी क्या करेगा बताइए? आदर करेगा उनका, और आदर करके क्या करेगा बताइए? आदर सद्भाव करेगा उनका। ये इनके पांव छूते होंगे तो वो बच्चा भी उनको देख करके पांव छुएगा। ये बड़ों से सम्मान से बात करते होंगे तो ये भी सम्मान से बात करेगा। यानी जैसे मूल्य व्यक्ति देखता है वैसे मूल्य सीखता है और वैसे अपनाता है। इसके बाद रोल आता है दादा दादी का और नाना नानी का। तो दादा दादी और नाना नानी का भी क्या होता है बताइए? बहुत अहम रोल रहता है। कैसे? क्योंकि दादा दादी और नाना नानी बच्चे को बहुत लाड प्यार करते हैं और बहुत सारी कहानी सुनाते हैं। कहानी के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं, नैतिक शिक्षा सिखा देते हैं। नैतिक शिक्षा की जैसे विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, बौद्ध धर्म की जातक कथाएं, इस प्रकार की कई कहानियों को, रामायण महाभारत की कथाएं, अकबर बीरबल की कहानियां, ऐसी कई कहानी के माध्यम से ही वो बच्चे में कई वैल्यू और नैतिक शिक्षा डाल देते हैं। तो नैतिक शिक्षा से युक्त तो वैल्यूज के अंदर जाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि एक परिवार का बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी व्यक्ति के मूल्य निर्माण में। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आजकल संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है। तो एकल परिवार के प्रचलन बढ़ने से क्या दिक्कतें हैं कि व्यक्ति में मूल्य निर्माण नहीं हो पा रहे हैं, या आज समय की एक बहुत गंभीर समस्या है मूल्य निर्माण का ना हो पाना। ये मूल्य निर्माण क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये मूल्य निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इस बच्चे का इतने सारे लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो माता पिता के साथ रह रहा है, और अगर पिता के साथ पिता ज्यादातर व्यस्त रहते हैं जीविकोपार्जन में, अर्थ के उपार्जन में, ताकि परिवार का लालन पालन पोषण अच्छे से कर सकें। और जो माता रहती हैं वो कहाँ व्यस्त रहती हैं बताइए? अगर वो भी गृहिणी की जगह, अगर गृहिणी है तो गृह कार्य में, और गृहिणी नहीं है जॉब कर रही हैं तो भी इतना समय बच्चे को नहीं दे पाती है। तो इस प्रकार से बच्चा अकेला हो जाता है। और एकल परिवार में दादा दादी नाना नानी या अगर कोई सिंगल चाइल्ड है तो ये सारे लोग नहीं रहते हैं, इसलिए उसमें मूल्य निर्माण नहीं हो पाता है। यही वर्तमान समय की सबसे गंभीर समस्या है कि जैसे आजकल आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जो नई जनरेशन है ये बड़ों का उतना आदर नहीं करती है, इनमें इतने मूल्य विकसित नहीं हो पाए हैं क्योंकि लोग इतने सारे लोगों से नहीं मिल पाए। और यूपीएससी में ये प्रश्न भी पूछा था एथिक्स में कि आखिर मूल्य निर्माण में क्या क्या बाधा या क्या क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में। तो आप समझ गए कि संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार के प्रचलन ने भी मूल्य निर्माण ना होने में अहम भूमिका को निभाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे हम देखते हैं दूसरा कि आखिर एक शिक्षण संस्थान का किसी व्यक्ति के मूल्य निर्माण में क्या योगदान होता है। तो दूसरा है शिक्षण संस्थान। अब आप बड़े हुए तो आप स्कूल जाना प्रारंभ किए और एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा समय जो बीतता है वो शिक्षण संस्थान या स्कूल में बीतता है। यानी उसके जीवन का जो 2/3 हिस्सा है या 2/3 भाग जो है वो कहां बीतता है बताइए, शिक्षण संस्थान में बीतता है। क्योंकि आप दिन में 24 घंटे में से सोने का समय निकाल दे तो 16 घंटे, इसमें से लगभग 8 घंटे आप कहां देते हैं बताइए, शिक्षण संस्थान में देते हैं। ठीक है, तो आप अपने पूरे जीवन का 2/3 हिस्सा यानी कि एक बहुत बड़ा या बहुत अहम हिस्सा कहां पे बिताते हैं बताइए, शिक्षण संस्थान में बिताते हैं। अब इस शिक्षण संस्थान या स्कूल में कौन कौन होता है, तो इस शिक्षण संस्थान में सबसे पहले जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो होता है आपका शिक्षक या टीचर। टीचर के बाद आपका सहपाठी जिसे आप अपना फ्रेंड या मित्र कहते हैं। मित्र के बाद आपके सीनियर यानी कि कॉलेज के जो सीनियर पर्सन है या आपके सीनियर विद्यार्थी हैं वो। सीनियर के बाद आपका जो सिलेबस है यानी कि जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जा रहा है। पाठ्यक्रम के बाद वहां जो एक्टिविटी होती है या वहां पे जो भी क्रियाकलाप होते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, क्रियाकलाप, उससे आप अफेक्टेड होते हैं। और उसके बाद वहां का माहौल कैसा है। ठीक है, तो ये सब आप पर डायरेक्ट रूप से प्रभाव डालते हैं और इन सभी से क्या होता है बताइए, आपका मूल्य निर्माण कहीं ना कहीं होता है। कैसे होता है, तो जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे ज्यादा उस पर अगर किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव पड़ता है उसके टीचर का। जब वो टीचर को देखता है, टीचर का जैसा व्यवहार होगा, जैसा बिहेवियर होगा, वैसा ही वो सीखेगा। और जैसी पढ़ाते समय टीचर की जो मनोदशा होगी, उस मनोदशा का प्रभाव भी उस पर पड़ेगा। अगर उसकी मनोदशा पढ़ाते समय सकारात्मक है तो आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पढ़ाते समय यदि मनोदशा नकारात्मक है तो आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि एक टीचर का जो भी व्यवहार है, जो उसका एटीट्यूड है, जिस प्रकार से वो चीजों को प्रेजेंट करता है, जिस प्रकार से वो चीजों को ले जाता है, जिस प्रकार का उसका व्यवहार है, क्योंकि आपके जीवन में आपका जो पहला रोल मॉडल होता है वो आपका टीचर ही होता है। याद करिएगा आप अपने बचपन के दिन, निश्चित रूप से आप सभी का कोई ना कोई एक टीचर बचपन में जिससे आप निश्चित रूप से प्रभावित रहे होंगे। ठीक है, तो वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या करता है, रोल प्ले करता है। जैसे मूल्य उसके होंगे, जैसा बिहेवियर उसका होगा, वैसा ही आप करना चाहेंगे। उसके बाद देखें तो आपका सहपाठी या मित्र। टीचर के बाद आप जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो होता है आपका सहपाठी या मित्र। आप अपने इस सहपाठी के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं बताइए, समय बिताते हैं। उसके साथ बगल में बैठना, उसके साथ लंच करना, उसके साथ अध्ययन अध्यापन करना, सारी चीज ये सहपाठी के साथ आपके हो रही है। तो जैसा ये सहपाठी होगा वैसा आप पर प्रभाव पड़ेगा। अगर ये सहपाठी महिला को सम्मान देता होगा, अगर इसके घर में लोगों ने महिलाओं का सम्मान करना सिखाया होगा, महिलाओं का ये सम्मान करता होगा, तो ये क्या करेगा, महिलाओं का सम्मान करेगा और वही चीज आप सीखेंगे। अगर इसमें अच्छी हैबिट है, कहते हैं ना संगति बहुत बड़ी चीज होती है, जैसी संगति में रहोगे वैसे बन जाओगे। संगति अच्छी है तो आप भी अच्छे बनेंगे, संगति बुरी है तो आप भी बुरे बनेंगे, क्योंकि व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है माहौल का।
और उस चीज का, तो इस कारण से वो भी क्या बन जाएगा बताइए, जैसा संगति होगी वैसा बन जाएगा। अगर आपने अच्छी संगति की है, अच्छे सहपाठी को, तो अच्छे मूल्य सीखेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे। अब बुरी संगति की है तो बुरे सीखेंगे। फिर सीनियर, आपका जो सीनियर बैच है, मान लीजिए आपके सीनियर बैच में से कोई एक रतन टाटा जैसा व्यक्ति निकला हो या रतन टाटा निकले हो, तो आपके जीवन में बहुत प्रभाव जाएगा। आप भी वैसा करने के लिए मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि सीनियर जैसे होते हैं वैसे ही जूनियर उन्हें फॉलो करते हैं। अगर आपकी स्कूल में से कोई रतन टाटा निकला है, कोई वेंकट रमन निकले हैं, कोई राधा कृष्णन निकले हैं, तो निश्चित रूप से आप भी उनका अनुकरण और फॉलो करेंगे, आप भी उनके जैसे बनना चाहेंगे। अच्छा स्कूल होगा, अच्छे लोग रहेंगे, उन्हीं को आप फॉलो करना चाहेंगे, उन्हीं के जैसा बनना चाहेंगे, क्योंकि सामान्यतः आपको चीजें आपके सीनियर से पता चलती हैं। 12वीं के बाद क्या करना है, सीनियर बताता है। अगली क्लास में क्या होगा, सीनियर बताता है। तो अच्छे सीनियर रहेंगे तो आप भी अच्छा करने के लिए क्या होंगे बताइए, प्रेरित होंगे। ठीक है, आप भी क्या करेंगे बताइए, अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा, जैसे सीनियर रहेंगे उनके जो वैल्यूज होंगे वही वैल्यूज आप अपने अंदर लाना चाहेंगे। अब बात आता है सिलेबस, पाठ्यक्रम। आपका पाठ्यक्रम आप पे बहुत ज्यादा असर डालता है। अगर आपका पाठ्यक्रम में सभी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, एक नैतिक शिक्षा से रिलेटेड भी बातें आपको सिखाई जा रही हैं, जैसे पाठ्यक्रम के साथ बच्चों को नैतिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं, रामायण महाभारत और आजकल तो गीता पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीज अगर आपके पाठ्यक्रम में जुड़ती हैं तो आप अच्छा आचरण करने के लिए प्रेरित होते हैं, अच्छी वैल्यूज आपके अंदर जनरेट होती है। पाठ्यक्रम में जैसी जैसी चीजें होंगी वैसी वैसी चीजें आप सीखेंगे, उसी चीज का प्रभाव आप पर क्या है बताइए, पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी या क्रियाकलाप। अगर आपके स्कूल में कैसी एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स कराते हैं या श्रम कराते हैं, कुछ साफ सफाई भी कराते हैं, स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करते हैं, डेली सबके नाखून और बाल चेक कराए जाते हैं जैसे कि हमारे स्कूल में होता था, तो ये सब एक्टिविटी से आप अच्छी आदतों को सीखते हैं। स्पोर्ट्स खिलाया जाता है तो स्पोर्ट्स से आप शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। आपके अंदर अनुशासन आता है, शरीर में चुस्त दुरुस्त और फुर्ती आती है। तो ये सारी चीजें आप अपने स्कूल की एक्टिविटी से, जैसे अनुशासन सीखेंगे स्पोर्ट्स के माध्यम से, व्यायाम कराया जाता है, पीटी परेड कराई जाती है, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो सब एक्टिविटी से आप ये सारी चीज की वैल्यू आपके अंदर जनरेट होते हैं। उसके बाद हम देखें तो माहौल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहिए जहां पे अच्छे परिवार के लोग से या अच्छे माहौल से बच्चे आते हैं। स्वाभाविक है, अच्छे माहौल से या अच्छे परिवेश से बच्चे आएंगे तो अच्छी चीजें सिखाएंगे उन लोगों को, सभी लोग अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, क्योंकि अब अच्छे माहौल से आ रहे हैं, अच्छे परिवार से आ रहे हैं, तो अच्छी वैल्यू को सीख के आ रहे होंगे। और उसी अच्छी वैल्यू को कौन सीखेगा बताइए, आप लोग सीखेंगे, यानी जो उनके साथ रहेंगे। इस प्रकार माहौल भी वैल्यू निर्माण या मूल्य निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। तो ये हमने देखा कि शिक्षण संस्थान से किसी व्यक्ति के मूल्य कैसे विकसित होते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं, तीसरा हमारा समाज, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैसे समाज में देखेंगे तो सबसे पहला तो आता है सोसाइटी, यानी कि जिस, ये आप हुए हंसते हुए, सबसे पहले सोसाइटी या जिस सोसाइटी या जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, उसके बाद आपकी मित्र मंडली, फिर मित्र मंडली के बाद हम बात करें तो जहां आप उठते बैठते हैं, यानी जिस परिवेश में, परिवेश यानी कि जिस परिवेश में क्या होता है बताइए, आपका उठना बैठना होता है।
फिर उसके बाद जिस संगठन से आप जुड़े हैं, सामाजिक संगठन या कई प्रकार के संगठन होते हैं, फिर उसके बाद ये संगठन या समुदाय, फिर उसके बाद आपका वर्क प्लेस या जहां पे आप नौकरी करते हैं, या नौकरी नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। इतने प्रकार से आप अलग अलग जगह पे अपने समाज से रूबरू होते हैं या क्या होते हैं बताइए, मिलते हैं। तो इनका आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव जाता है और आपके मूल्य विकसित होने पर इन सभी की अहम भूमिका रहती है। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम सोसाइटी। कहा जाता है कि व्यक्ति को अच्छे सोसाइटी या अच्छे मोहल्ले में रहना चाहिए, महंगा से महंगा मकान लेना चाहिए, महंगी जगह में लेना चाहिए, क्योंकि जहां पे माहौल अच्छा हो। क्योंकि जैसा आपके मोहल्ले या सोसाइटी का माहौल होगा उससे आप अछूते नहीं रहेंगे। जैसा आपकी सोसाइटी में हलचल होगी, पहल होगी, जैसा आपका पड़ोसी होगा, जैसे वहां के लोग होंगे, वैसा आप भी करना चाहेंगे। अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, इसीलिए लोग मकान लेने में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, महंगी से महंगी जगह लेने में भी नहीं कुतराते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं अपने बच्चों को, ताकि एक अच्छी सोसाइटी में ही रह करके अच्छे मूल्य सीखे जाते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होता है। तो वो सारा एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आप कहां से सीखते हैं, सोसाइटी या मोहल्ले से सीखते हैं। जितनी अच्छी सोसाइटी होगी, उस सोसाइटी में रहने वाले लोग जितने अच्छे होंगे, उतने ही अच्छे मूल्य और उतनी ही अच्छी वैल्यू। क्योंकि मनुष्य फिर किससे सीखता है, समाज से सीखता है, और समाज से सीख के फिर समाज को ही वापस करता है। तो अच्छी सोसाइटी से अच्छी बातें, अच्छे मूल्य ग्रहण करेंगे और वही अच्छे मूल्य लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका मोहल्ला जहां पे वो निवास करता है। फिर समाज में देखा जाए तो मित्र मंडली, आपके कुछ फ्रेंड सर्कल होता है, 8-10 फ्रेंड लोगों का समूह होता है या 4-5 लोग फ्रेंड का समूह होता है। उस फ्रेंड समूह में जैसे लोग भी रहते हैं वैसा आप क्या है बताइए, वैसे आप बन जाते हैं। उस मित्र मंडली में जितने भी 4-5 लोग हैं, जिस प्रकार का वो बिहेवियर करते हैं, जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड होता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से आप पे प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति महंगी बाइक खरीदता है तो आपको भी लगता है मैं भी खरीदूं, क्योंकि मेरे मित्र ए ने खरीदा है, बी खरीदता है तो भी आपको लगता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से उस माहौल का प्रभाव क्या है आप पे पड़ता है, वो कैसा भी हो सकता है। अच्छा होगा तो सकारात्मक होगा, सकारात्मक पड़ेगा। मित्र मंडली नकारात्मक होगी, अगर दंगे करने वाली होगी, लड़ाई मारपीट करने वाली होगी, तो आप भी हिंसक और क्रोधी प्रकृति के व्यक्ति होंगे। ठीक है। उसके बाद परिवेश, सामान्यतः देखा गया है जैसे शाम के समय पे चाय के चट्टुओं पे बैठना या चौराहे पे बैठना या कुछ लोगों के साथ पार्क में बैठना, गार्डन में वॉक करना, तो उस परिवेश में, यानी कि वैसा परिवेश जहां पे आप रोजमर्रा उठते बैठते हैं, तो वहां जैसी चर्चा होगी उस चर्चा का आप पे प्रभाव पड़ेगा। अगर चर्चा सांप्रदायिक होगी तो आप पे सांप्रदायिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आप एक मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग है, रोबोट नहीं है। तो जैसी चर्चा वहां पे होगी, अगर राजनीतिक चर्चा होगी तो आप पे राजनीतिक मूल्य जनरेट होने लगेंगे, आप राजनीति से संबंधी बात करने लगेंगे। क्रिकेट की चर्चा होगी तो क्रिकेट संबंधी बातें होंगी। तो जिस परिवेश में जहां आपका उठना बैठना है, जैसी चर्चा परिचर्चा होगी, उसी प्रकार के मूल्य आप में विकसित होने लगेंगे। बहुत ज्यादा सांप्रदायिक बातें हो रही हैं अगर वहां पे, तो आप में भी सांप्रदायिकता आने लगेगी, क्योंकि माहौल का, परिवेश का प्रभाव व्यक्ति पर सीधे पड़ता है। फिर जिस संगठन या समुदाय से जुड़े हैं, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी में से जुड़े, आप किसी युवा कल्याण संगठन से जुड़े हुए हैं, आप किसी आरएसएस जैसी संस्था से जुड़े हैं, आप किसी बीजेपी या कांग्रेस जैसी संस्था से जुड़े हैं, आप किसी समाज कल्याण करने वाली संस्था से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, तो जैसे वहां पे वैल्यूज होंगे, जिन मुद्दों पर वहां चर्चा की जाएगी, जैसी बातें होंगी, वैसा ही आप पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और वैसा ही आप करने के लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे। उसके बाद जहां आप नौकरी करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, या जहां व्यवसाय करते हैं, तो जैसा वहां का वर्क कल्चर है या कार्य संस्कृति है, वैसा प्रभाव आप पे पड़ेगा। वहां का वर्क कल्चर अगर डिसिप्लिन के साथ है,
वहां पे चीजों में पारदर्शिता है, ईमानदारी का मूल्य है। तो ये सारे मूल्य ऑटोमेटिकली आप में प्रोफेशनल जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी जनरेट होंगे, क्योंकि जैसा जीवन में, जैसा व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में होता है वैसा ही प्रोफेशनल होता है, और जैसा वातावरण कहीं ना कहीं प्रोफेशनल में होता है वैसा ही वो फिर व्यक्तिगत भी होने लगता है। इन दोनों का डायरेक्ट एक दूसरे पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अगर आपका वर्क प्लेस अच्छा है, वहां के कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे हैं, अच्छी जगह आप नौकरी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। या आप ऐसी जगह आप नौकरी कर रहे हैं जहां दबाव बहुत ज्यादा है, चीजों का मार्केटिंग जैसी जॉब है जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोड है, बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है, डांटा जाता है, चिल्लाया जाता है, तो वैसे ही मूल्य आप पे निर्मित होंगे। इसी के साथ आप व्यवसाय करते हैं, अगर आपका स्टाफ अच्छा है आप पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। स्टाफ नकारात्मक है, अच्छे से बात नहीं करता, गाली गलौज से बात करता है, तो आप पे प्रभाव पड़ेगा। या आप भी उससे गाली गलौज से बात करते हैं तो आप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसा माहौल परिवेश होता है, जहां जहां समाज में आप लोगों के साथ जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, वैसा प्रभाव आप पर पड़ता है और वैसे ही मूल्य आप पे निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि समाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी व्यक्ति के मूल्य निर्माण में। तो आज हमने आज समझा, बहुत अच्छा मेंस का प्रश्न बनता है कि मूल्य निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, तो आप 3 आयामों में समझा देंगे। पहला आयाम आप समझाएंगे कि किसी भी व्यक्ति का परिवार, दूसरा आयाम आप समझाएंगे शिक्षण संस्थान, तीसरा आयाम आप समझाएंगे समाज। इस प्रकार से इसको आप पूरी तरह से आपका अपने आप में 360 डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही करते हैं। अब मिलेंगे कल हम इसी के आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।